हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम यूपी एग्ज़ाम वाले की तरफ से आप लोगों के बीच उपस्थित हैं। यहाँ पर हम आप लोगों को पूरी हिंदी कवर कराएंगे, जो आपके आने वाले किसी भी वन एग्ज़ाम या फिर वीडियो का एग्ज़ाम जो 26-27 तारीख को लगा है, उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप लोग इस वीडियो को एक बार सरसरी निगाह से देखें और अपनी तैयारी को और ज़्यादा धार दें। इससे आपके वे क्वेश्चन जो गलत होने की संभावना ज़्यादा है या फिर जिन्हें आप छोड़ के आते हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। बहुत कम समय में आपकी पूरी हिंदी रिवाइज हो जाएगी। और इसका जो पीडीएफ, जिस पीडीएफ से मैं आपको क्लास कराने जा रहा हूँ, वो पीडीएफ हमारे जो यूपी एग्ज़ाम वाला ऐप है उस पर फ्री ऑफ कास्ट में अवेलेबल है। ये पीडीएफ हमने वीडियो के टेस्ट सीरीज़ के टाइम पे जो फ्री में कंटेंट दिया था, चाहे वो जीएस का हो या रीजनिंग का हो या हिंदी का हो, उसके तहत हमने पीडीएफ वहाँ पे प्रोवाइड कराई थी। बहुत सारे बच्चे हमारे वीडियो के टेस्ट सीरीज़ से जुड़े और इसका फ़ायदा लिए। तो बच्चों की डिमांड थी कि एक सर इस पर वीडियो क्लासेस बनाई जाए, तो उसी के तहत हम जो है यहाँ पे आपको हिंदी की क्लास लेके आ रहे हैं। आप इसको देखिए और लोगों तक शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। तो चलिए, बहुत ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अपने पॉइंट पे आते हैं, जिसके तहत जो हम कवर करने जा रहे हैं ये पूरा क्या है, ये पूरा क्या है, कंटेंट है। क्या है? पूरा कंटेंट है। इसको आप एक बार देख लीजिएगा कि इसमें जो प्रीफेस है, जो चीज़ें आगे कवर की गई उसकी बात करते उसकी इसमें पूरा पहले ही दे दिया गया है। ठीक है, इसमें वर्णमाला हो गया, संधि हो गई, तत्सम तत्सम, जितनी भी चीज़ें, कोई भी टॉपिक इसमें छूटा नहीं, आप खुद ही देख रहे होंगे। और ये मात्र 100 से 103 पेज में हमने सारी चीज़ें कवर कर दी हैं। चलिए आगे चलते हैं। पहला अपने टॉपिक पर आते हैं। हिंदी वर्णमाला। तो हिंदी वर्णमाला में भाषा की बात करते हैं। तो भाषा क्या होती है? सार्थक शब्दों का समूह की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण। जो सार्थक शब्दों के समूह की जो सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण होती है। जैसे कमल एक शब्द है, कमल में का वर्ण है, मा वर्ण है, ला वर्ण है। तो इनका क्या है? एक सार्थक, मतलब वर्णों की एक समूह है, उससे एक शब्द बना है कमल। अब वर्णों का जैसे क्रम होता है, जैसे का, खा, गा, घा, अंगा, ठीक। और हम लिख दें खा, घा, अंगा, का, तो क्या हो गया? एक क्रम गलत हो गया ना, पहले का क्रम सही है। तो इनका क्या, वर्णों का व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह क्या कहलाता है? वर्णमाला। अब जैसे का, खा, गा, अंगा है, चा, छा, छा, इया है, हम बोलते हैं इया, अंगा, चा, का, तो ये व्यवस्थित क्रम नहीं है, तो ये वर्णमाला नहीं कहलाएंगे। तो जो क्रमबद्ध समूह है वही क्या कहलाती है? वर्णमाला कहलाती है। वर्णमाला लिखने के आधार पर 52 होते हैं, उच्चारण के आधार पर 44 होते हैं। अब 52 में क्या हो गए? 11 स्वर हो गए, 23 व्यंजन हो गए, 2 अयोगवाह हो गए, 2 उच्छिष्ट, द्विगुण विकसित हो गए, 4 क्या हो गए? संयुक्ताक्षर हो गए। उच्चारण के स्थान पर हम अगर बात करें 44 हैं, जिसमें 11 स्वर हैं, 33 व्यंजन है। तो हमारी बात हुई वर्णमाला के लिखने के आधार पर और उच्चारण के आधार पर। स्वर वर्णों को अक्षर भी कहा जाता है, क्योंकि स्वर वर्णों का नाश नहीं होता। अच्छा, स्वर वर्णों को क्या कहा जाता है? अक्षर भी कहा जाता है। लिखा क्या है? स्वर वर्णों को अक्षर कहा जाता है, क्योंकि स्वर वर्णों का नाश नहीं होता। पहले स्वरों की संख्या कितनी थी? 13 थी। अब जो है री और ली का प्रयोग नहीं किया जाता, मतलब री और ली का प्रयोग नहीं किया जाता। अब कितनी बची? तो 2 निकल गई, 11 बची। इसलिए अब स्वर्गों की संख्या 11 है, लेकिन मात्रा कितनी है? 10 है। जैसे देखो आ की मात्रा कट कर दी गई है, आ का कहीं मात्रा नहीं लगती, इसलिए स्वर कितने हैं? 11, मात्रा कितनी है? 10। ठीक है, तो समझ में आया हिंदी वर्णमाला क्या है। हिंदी वर्णमाला में भाषा सार्थक शब्दों का समूह होता है कि सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। वर्ण जैसे कमल है, कमल में का, माला, तो वर्णों का समूह है, उससे क्या बना है? कमल बना है। और वर्णों के जो व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह होता है उसे क्या बोलते हैं? वर्णमाला कहते हैं। जैसे हम लिख दिए काका का अंगा, काका का अंगा, ये व्यवस्थित क्रम है, तो वर्णमाला है। लेकिन हमने लिखा खा, गा, घा, अंगा, का, ये वर्णमाला नहीं है, क्योंकि व्यवस्थित क्रम नहीं है। तो वर्णमाला का 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, लिखने के आधार पर, उच्चारण के आधार पर। लिखने के आधार पर 52 है, जिसमें 11 स्वर हैं, 33 व्यंजन हैं, 2 अयोगवाह हैं, 2 उच्छिष्ट या द्विगुण विकसित हैं, 4 संयुक्ताक्षर हैं,
उच्चारण के आधार पर 44 हैं, 11 स्वर हैं, 33 व्यंजन हैं। ठीक है। स्वर्ण वर्णों को अक्षर भी कहा जाता है क्योंकि स्वर्ण वर्ण का नाश नहीं होता। ठीक है। पहले 13 थे जिसमें 2 का प्रयोग अब नहीं किया जाता। रियली अब बचे हैं 11 जिसमें से 10 मात्रा हैं क्योंकि आग की कोई मात्रा नहीं होती। ठीक है। आगे चलते हैं। स्वर के भेद हैं। स्वर के भेद के बारे में हम बात करते हैं। मात्रा या उच्चारण या काल के आधार पर 3 भेद हैं। पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर को मूल या एक मात्रिक स्वर भी बोला जाता है। दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक बोला जाता है और प्लुत या त्रिमात्रिक बोला जाता है। जैसे देखो ह्रस्व स्वर में छोटा, छोटी, छोटा, उरी, ये क्या हुए? एक मात्रिक थे। द्विमात्रिक में क्या हो गए? बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए, ओ, औ, ये कितने हैं? 7 हैं। ह्रस्व स्वर 4 हैं। तो ऐसे साधारण दीर्घ की बात करेंगे तो 3 ही है, बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, लेकिन संयुक्ताक्षर 4 हो गए। जैसे ये क्या हुआ? ये कैसे बना? आ प्लस ई क्या होगा? ए ऐसे बना, ओ ऐसे बना। तो इस तरीके से तो हमारे क्या हो गए? संयुक्ताक्षर हो गए। ठीक। तो 4 संयुक्ताक्षर, संयुक्त स्वर 4 और साधारण वर्ण साधारण 3। तो दीर्घ या द्विमात्रिक स्वर कितने हो गए? 7 हो गए। प्लुत या द्विभाषिक, ये देखो ये वाला जो है ये एक है। तो टोटल कितने हो भेद हैं? मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर 3 हैं। पहला है ह्रस्व, दूसरा है दीर्घ, तीसरा है प्लुत। ह्रस्व को ही एक मात्रिक बोला जाता है, दीर्घ को द्विमात्रिक बोला जाता है, प्लुत को त्रिमात्रिक बोला जाता है। ठीक। जिह्वा के आधार पर अग्रस्वर, जैसे छोटी, बड़ी, ये क्या हुए? जिह्वा के आधार अग्रस्वर बोले जाते हैं। मध्य स्वर में छोटा होता है। पश्च स्वर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है जिह्वा के प्रयोग के आधार पर। ठीक है। इसको ध्यान से देखिएगा। अग्रस्वर में छोटी, बड़ी, छोटा ए। ठीक। मध्य स्वर में आ, फिर पश्च स्वर में बड़ा, ऊ, बड़ाऊ, री, ओ और शेष सभी। नासिक के आधार पर अनुनासिक में आ, आंगा, ई, ओ, ये सब। ठीक। निरानुनासिक बड़ा, बड़े, ये प्लुत स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में 2 से अधिक मात्राओं का समय लगे, ये हो गए क्या हो गए? प्लुत स्वर। इसकी पीडीएफ आप हमारे जो है यूपी एग्जाम वाले ऐप पे भी जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। स्वर के भेद कितने हैं? स्वर के भेद हैं मात्रा के उच्चारण काल के आधार पर 3 भेद हैं। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। जिह्वा के आधार पर भी तीन हैं, अग्रस्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। नासिक के आधार पर 2 हैं, अनुनासिक, निरानुनासिक। प्लुत स्वर के आधार पर कितने हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में 2 से अधिक मात्राओं का समय लगे, ये चीज़ है। ठीक है। अब हमारा स्वर क्या हो गया? ख़त्म हो गया। अब हम बात करते हैं व्यंजन की। हिंदी में व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33। व्यंजन के कितने भेद हैं? 2। खड़ी पाई के आधार पर, बिना खड़ी पाई के आधार पर। तो खड़ी पाई के आधार पर 26 हैं, बिना खड़ी पाई के आधार पर 7 हैं। ठीक। ये चीज़ आप याद रखिएगा। बिना खड़ी पाई वाले कुल 7 व्यंजन कौन कौन से हैं? छोटी व्यंजनों में अंगा, छ, टा, ठा, टा, डा, ढा, दा, रा, ये बिना खड़ी पाई वाले व्यंजन हैं। को छोड़ के सभी 33 - 7 के 7 को छोड़ के बाकी 26 जो बचे वो सब खड़ी पाई के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। जैसे का, खा, गा, जा, पा आदि। ठीक है। आगे चलते हैं। तो व्यंजन कितने हैं? 33 हैं। व्यंजन के 2 भेद हैं, खड़ी पाई के आधार पे, बिना खड़ी पाई के आधार पे। तो खड़ी पाई के आधार पे 26 हैं, बिना खड़ी पाई के आधार पे 7 हैं। आगे चलते हैं। व्यंजन वर्णों के उच्चारण स्थान। व्यंजन वर्णों के उच्चारण स्थान। ठीक। तो व्यंजन वर्णों के उच्चारण स्थान में जैसे कंठ, का, खा, गा, घा, अंगा। तालब, चा, छा, जा, झा, इया। मूर्धन्य, टा, ठा, डा, ढा, डा। दंत, ता, था, दा, धा, ना। ओष्ठ, पा, फा, बा, भा, मा। ठीक। तो आप कैसे याद करेंगे? कंठ, का से क्या होता है? कंठ। का से क्या होता है? कंठ। तो का, खा, गा, अंगा हो गया। ठीक। मूर्धन्य, टा, ठा, डा, ढा, डा। ठीक। ता से क्या होता है? दंत। दांत में क्या आता है? ता, तो ये दंत हो गया। ठीक। कंठ में क्या आता है? का, तो कंठ हो गया।
अब देखो पा फा बा भा, आप बोलेंगे पा फा बा भा, तो ओठ आपका हिल रहा है, ओठ पे पा रहा फा रहा बा, तो क्या हो गए ओष्ठ। अब आपको याद क्या करना है, मूलधन टाठा डरांगा, तालब चा छा, देखेंगे आपके तालु पे चा छा जा जाके स्पर्श कर रहा है, तो का गा क्या हो गया कंठ, चा चा जा यहाँ क्या हो गया तालब, मूलधन टाठा डाढ़ा, दंत ताथा दादाना, ओष्ठ पापा बामा। ठीक, अब अंगा इया ला ना मा। ठीक, ये क्या हो गई पंचमाक्षर मुख प्लस नासिका। ठीक, ये क्या हो गए पंचमाक्षर मुख। ठीक, अब देखो यहाँ पे आगे लिखा गया हा आ बड़ा, हकू विसर्जिका कंठ से होते हैं। ठीक है, ऐसे या सा ई बड़ी रचना से हम ताल से होते हैं। तो ये सब चीज़ें उतनी इंपॉर्टेंट नहीं, मेन आपसे जो एग्जाम में पूछा जाएगा ये चीज़ आप इतना, जैसे का खा का अंगा पूछेगा, का कौन क्या है, इसकी ध्वनि क्या है, वर्णों का उच्चारण स्थान पर इसका क्या है, कंठ है, तालव्य है, मूलधन है, दंत है, क्या है, तो ये चीज़ आपसे पूछी जाएगी। इसको आप एक बार हमारी PDF से देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय है नहीं, तो चीज़ों को जल्दी जल्दी हम कवर करते हैं। ठीक है, आगे जो आपके काम की चीज़ें हैं हम वहाँ पे बताते चलेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, अर्ध स्वर अगर आपसे कभी पूछ ले तो अर्ध स्वर क्या है, या और वाह, क्या या और वाह, या और वाह क्या है अर्ध स्वर है। रा क्या है लुंठित है, ता क्या है पार्श्व। ठीक, और सा सा खष्टित सा हा। ठीक है, ये क्या है, ये क्या है ऊष्म संघर्षी बिंदु। देखो या रा लावा क्या है, या रा लावा, या रा लावा क्या है अंतस्थ व्यंजन। ठीक, अंतस्थ है। और सा खष्टित सा हा, ये सब क्या है, ये सब क्या है मूर्धन्य है, ऊष्म संघर्षी क्या है, ऊष्म संघर्षी क्या है, ऊष्म संघर्षी। तो चा छा जा इया स्पर्श संघर्षी, साथ में तालब या वा अर्धस्वर, रा लुंठित और ला पार्श्विक है। तो तालब में कौन कौन से हैं, चा वर्ग है पूरा, या है, वाह है, रा है, ला लुंठित है और ला पार्श्विक है। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। तो हमारा ये हो गया व्यंजन वर्णों के उच्चारण स्थान। अब हम आगे चलते हैं संयुक्ताक्षर। जब दो व्यंजन वर्णों के मध्य कोई स्वर न आए तथा दोनों मिलकर नए वर्ण का निर्माण करें तो इसे क्या बोलते हैं संयुक्ताक्षर। मतलब कोई स्वर ना आए, जैसे छा है, का और सा मिलकर क्या मिल रहे हैं छा, ज्ञा, जा और यहाँ मिलकर क्या मिल रहा है ज्ञा, ता ता और रा मिलकर त्रा बन रहा है, त्रा, सा और रा मिलकर त्रा बन रहा है। तो इसमें कहीं पे स्वर आ रहा है, कहीं पे स्वर नहीं आ रहा है। तो कि जब दो व्यंजन वर्ण बिना किसी स्वर के आए किसी तीसरे वर्ण का निर्माण करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर तो क्या क्या हो गए, छा हो गया, ज्ञा हो गया, त्रा हो गया, त्रा हो गया। ठीक है, अब देखिए हिंदी वर्णमाला में इनका संयुक्ताक्षरों का क्रम क्या है, जैसे का छा, का के बाद छा, ता के बाद त्रा, सा के बाद त्रा, जा के बाद ज्ञा। तो का के बाद ये चीज़ें हमारी हो गई। ये पूछता है का के बाद क्या आएगा, तो आप बोलेंगे छा, त्रा, ये सारी चीज़ें। आगे चलते हैं। उच्चारण के आधार पर व्यंजन के 3 भेद होते हैं। ठीक है, पहला स्पर्श वर्गीय व्यंजन 25, का चा टा पा वर्ग, ये सब। देखिए का जैसे का वर्ग हो गया, पा वर्ग हो गया, चा वर्ग हो गया, टा वर्ग हो गया, ता, तो 5 × 5 कितने हो गए 25। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं, या रा लावा, या रा लावा, वो उसमें संघर्षी व्यंजन सा खर्षी चा है। तो हमारे ये हो गए 3 भेद होते हैं। स्पर्श व्यंजन मतलब जिनके उच्चारण से पूर्ण रूप से स्पष्ट किया जाए, जैसे वो का वर्ग, चा वर्ग, ता वर्ग, टा वर्ग, ये चीज़ हो गई। अंतस्थ या अलावा हो गए। ठीक, इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा। अर्धस्वर मैंने बताया या और वाह। लुंठित या प्रकंपित में मैंने बोला रा, लुंठित रा है, ला नहीं है। ठीक, पार्श्विक में ला है, रा नहीं है। ऊष्म या संघर्षी में सा है। ठीक, संयुक्ता सर यंत्रमुखी हा है। स्पर्श संघर्षी चा छा जा झा, चा वर्ग के इया को छोड़कर शेष चारों अक्षर तो क्या है स्पर्श संघर्षी है। तो एक बार इसको अक्षर से निकाल देख लीजिए कि इसमें कुछ है नहीं। आगे हम चलते हैं। ठीक, उच्चित द्विगुणित विकसित व्यंजन वर्ण के दूसरे रूप होने के कारण द्विगुणित व्यंजनों से ही विकसित होने के कारण विकसित व्यंजन, जैसे ढा और डा। ठीक, द्विगुणित व्यंजन क्या उनसे हैं ढाड़ा। इसको आप याद रखें, पूछ लेगा द्विगुणित तो आप तुरंत ढाड़ा। ठीक, डा
और रा। अयोग वा में अंगा और आ। ठीक। संयुक्त व्यंजन, द्वित्व व्यंजन वर्ण, संयोग वर्ण। ठीक। तो इसमें क्या है, जैसे द्वित्व हो रहा, दो व्यंजन वर्णों के बाद जब कोई स्वर ना आए, जैसे उज्ज्वल, उ जा वाला उज्ज्वल। ठीक। दो व्यंजन वर्णों के बाद जब कोई स्वर ना आए, संयुक्त व्यंजन। तो अभी मैंने बताया संयुक्त व्यंजन क्या है, कोई स्वर नहीं आता, जैसे का, छा में बोला था, का और शा मिलकर छा बना रहे हैं। ठीक। अमानक वर्ण कौन कौन से हैं, जो मानक वर्णों खटौती पर खड़े नहीं उतरे हैं, वो सब क्या हैं, अमानक वर्ण हैं। जैसे ये वाला ला, भा, ये चीज़ आप देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है। आगत वर्ग, विदेशी वर्ण, गृहस्थी वर्ण, नवीन विकसित ध्वनियाँ, ये सब क्या हैं, विदेशी भाषा के वे वर्ण जिनका प्रयोग हम हिंदी में कहते हैं, जैसे आंग, आंग इंग्लिश, नुक्ता, का, खा, मुख्य का, फज, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है। तो आगत वर्ण जो विदेशी वर्ण है वो हमारे आगत वर्ण कर। अब अच्छा, हमारे आते हैं अघोष पे, सघोष पे। अघोष और सघोष, अघोष सघोष, अघोष सघोष। ठीक। अघोष वर्ण कौन कौन से होते हैं, पहला दूसरा, क्या, पहला दूसरा, जैसे का, खा, क्या हो गए, अघोष। सघोष में हो गया 3 4 5, 3 4 5। अब का, खा हो गया था अघोष, सघोष में क्या हो गया, गा, घा, अंगा। तो पहले की, जैसे जो ये हमारे वार्षिक व्यंजन थे, का वर्ग था, चा वर्ग था, तो इनके पहले दो, का वर्ग हो गया, चा वर्ग हो गया, टा वर्ग हो गया, पा वर्ग हो गया, इनके पहले दो, मतलब जैसे का, खा, ये क्या है, अघोष है, और लास्ट के 3 4 क्या हैं, सघोष हैं। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, अल्प प्राण, अल्प प्राण में पहला, तीसरा और पांचवां वर्ग। ठीक। और या रा ला वा, या रा ला वा क्या है, अल्प प्राण है। और महाप्राण में 2 और 4, सा, खष्टित सा और सा, ये सब क्या है, महाप्राण है। सभी स्वर सघोष और अल्पप्राण होते हैं, जितने स्वर हैं वो सभी सघोष हैं और अल्पप्राण हैं। ठीक। पांचों वर्ग का 1 3 पांचवां अल्पप्राण, 2 4 महाप्राण कहलाता है। ये चीज़ हम बता चुके हैं आपको। या रा लावा क्या है, अल्पप्राण है और सघोष होगा। ठीक। क्या होगा, और सघोष होगा। ठीक। सा, साहा महाप्राण है और क्या होगा, अघोष होगा। ठीक। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है। आगे चलते हैं, एक बार आप इसको पढ़ लेंगे वहाँ पे जाके हमारे यूपी एग्जाम वाले ऐप पे, तो आपको सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी। यहाँ मोटा मोटा आपको बस रिवाइज करा दिया जा रहा है क्या कैसे क्या होता है। हस्त स्वर मैंने बता चुका आपको, छोटा ई, ऊरी, अग्र स्वर भी बता चुके, अगस्त स्वर भी बता चुके, मध्य स्वर भी बता चुके, पश्च स्वर क्या होते हैं ये भी बता चुके। पश्च स्वर जैसे बड़ा, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, औ। समृद्ध क्या होते हैं, अर्ध समृद्ध क्या होते हैं, ये चीज़ आप पढ़ लीजिए। ई और क्या हो गया, अर्ध समृद्ध हो गया, समृद्ध हो गया, ई बड़ी, यू बड़ा ऊ। उच्चित व्यंजनों की संख्या कितनी है, 2 है। आगत व्यंजनों की संख्या 2 है। संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है। मूल व्यंजनों की संख्या 33 है। चा वर्ग की ध्वनियाँ चा, छा, जा, जाइयाँ। अर्ध स्वर यावा, लुंठित व्यंजन आर, पार्श्विक का ला, उच्चित व्यंजन 18, आगत व्यंजन जाफा, सा, सा, खस, सा। अघोष व्यंजन प्रत्येक वर्ग का प्रथम एवं द्वितीय वर्ण। जिन वर्णों के उच्चारण में 2 से अधिक मात्राओं के समय लगता है उन्हें कहते हैं प्लुत वर्ण। तो ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे कवर हो गई। ठीक। हम आगे चलते हैं। अक्षर, अखंडित ध्वनि को अक्षर कहते हैं। इनका उच्चारण एक झटके के साथ किया जाता है। जैसे अखंडित ध्वनि जो होती है उसको अक्षर कहते हैं। अक्षर के 2 भेद होते हैं, वृद्धाक्षर और मुक्ताक्षर। जैसे राम, राम है, राम, राम में क्या है, माँ क्या है, व्यंजन है, ये क्या है, अंतिम ध्वनि, रा, धन बड़ा, धन माँ। तो बद्धाक्षर वे अक्षर होते हैं जिनकी अंतिम ध्वनि व्यंजन होती है, वो कहलाते हैं बद्धाक्षर। मुक्ताक्षर वे होते हैं जिनकी अंतिम ध्वनि स्वर होती है, जैसे खा, गा, जा। ठीक। तो इसमें देखें आ, गा, आ, अंतिम क्या है, स्वर है, तो क्या है, मुक्ताक्षर है। बद्धाक्षर हो गया, मुक्ताक्षर हो गया। धन की 3 रीतियाँ, पहला संयुक्त धन, दूसरा सामरिक धन, तीसरा युग्मक धन। संयुक्त धन क्या होती है, जब 2 या 2 से अधिक व्यंजन ध्वनि परस्पर संयुक्त होकर एक स्वर के सहारे उच्चारित होते हैं उसे संयुक्त ध्वनि कहते हैं। जैसे प्राण, प्राण, प्र, प्रण, मतलब क्या हुआ, एक स्वर के सहारे संयुक्त होकर
बोली जा रही हैं। तो प्राण, प्रवाह, 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 तो मतलब किसके सहारे, एक स्वर के सहारे बोली जा रही है, संयुक्त ध्वनि होगी। अब क्या हुई, समृद्ध ध्वनि क्या हुई, जब दो ध्वनियों के बीच एक अधूरा व्यंजन जुड़ जाए उसे समझ, जैसे संबल में क्या है, कंबल, का माँ में क्या है, अधूरा जुड़ गया, संबल में माँ क्या है, अधूरा जुड़ गया, तो ये क्या होगी, संयुक्त ध्वनि होगी। युग्मक ध्वनि क्या होती है, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए, जैसे दिक्कत, का आधा का और का क्या है, द्वित्व हो गया, ला आधा, दिल्ली में ला और ली, तो क्या हो गया, ला का द्वित्व हो गया, उल्लास, उल्लास में ला का द्वित्व हो गया, तो क्या होगा, उल्लास। अक्षूर्ण में क्या हो गया, ड़ा का द्वित्व हो गया, तो क्या हो गया, ये क्या हुई, युग्मक ध्वनि। तो हमारी क्या हुई, ध्वनि की तीन रीतियाँ होती हैं, संयुक्त ध्वनि, समृद्ध ध्वनि और युग्मक ध्वनि। संयुक्त ध्वनि में क्या कहेंगे आप, जब व्यंजन ध्वनियाँ परस्पर संयुक्त होकर एक स्वर के सहारे बोली जाती हैं, जैसे प्राण में देखो। समृद्ध ध्वनियाँ क्या होती हैं, किन्हीं दो ध्वनियों के बीच एक अधूरा व्यंजन जुड़ जाए, जैसे कंबल हो गया। युग्मक ध्वनि में किसी व्यंजन, किसी एक ध्वनि का द्वित्व हो जाए उसे, जैसे युग्मक, दिक्कत, दिक्कत में का द्वित्व हो गया, दिल्ली में ला का द्वित्व हो गया। तो ये सारी चीज़ें हमारी क्लियर हो गई। आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं शब्द की। ध्वनियों या वर्णों के सार्थक वर्ण समुदाय को शब्द कहते हैं, जैसे कमल हो गया, अनाज हो गया, बिल्ली, कुत्ता, ये सब क्या है, ध्वनियों या वर्णों के सार्थक शब्द समूह जो होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। अर्थ के अनुसार शब्द के भेद। सार्थक शब्द, सार्थक शब्द वे होते हैं जिनका कुछ ना कुछ अर्थ होता है, जैसे पानी हो गया, संसार हो गया, कोयल हो गया, कपड़ा हो गया आदि। जैसे पकड़ा, जैसे हम कहें कोई ऐसा वर्ड हम यूज करें, रुहा, रूहानी, सेवरा, तीन सब का कोई अर्थ निकल रहा है, कोई अर्थ नहीं निकल रहा। तो सार्थक अर्थ जिनका निकले वही सार्थक शब्द कहलाते हैं। निरर्थक जिन शब्दों का व्याकरण में कोई अर्थ नहीं होता उन्हें, जैसे वाणी, वाती, जैसे कहते नहीं पानी वानी ले आओ, पानी वानी ले आओ, रोटी वोटी खा लो, तो वाटी वाटी जो हैं ये सब क्या है, निरर्थक शब्द, इनका कोई अर्थ नहीं होता। रूप परिवर्तन के आधार पर शब्द के भेद। रूप परिवर्तन के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द वे होते हैं जिनका विकार या परिवर्तन होता है, जिनमें परिवर्तन किया जा सकता है, वे विकारी शब्द होते हैं। जैसे संज्ञा है, संज्ञा में परिवर्तन होता है, एक वचन से बहुवचन। सर्वनाम है, परिवर्तन होता है। क्रिया विशेषण, ये सब क्या है, विकारी शब्द। जैसे लड़का, संज्ञा से लड़के, लड़की, लड़कों, ये सब क्या है, विकार, इनके रूप में परिवर्तन हो रहा है। लेकिन तू सर्वनाम है, तुम या तुम्हारा हो गया। नीला विशेषण है, नीली हो गई। चलना क्रिया है, चलवाना या चलाना, ये सब क्या है, इनका रूप परिवर्तन हो रहा है, तो ये सब क्या है, विकारी शब्द हैं। अविकारी शब्द वे होते हैं जिनका रूप परिवर्तन नहीं होता, जैसे अव्यय, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण, ब्रियास्मदक, अविकारी शब्द हो। जैसे संबंध बोधक, और क्या है, अविकारी है, और में क्या परिवर्तन करोगे, कुछ नहीं। समुच्चय बोधक में इसलिए अविकारी है। क्रिया विशेषण धीरे धीरे अविकारी है। विस्मयार्थ बोधक में अरे क्या है, अविकारी है। तो ये हमारे क्या हो गए, अविकारी शब्द हो गए। ठीक है, आगे चलते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद। मूल शब्द क्या है, रूढ़ है। व्युत्पन्न शब्द है, यौगिक शब्द है या योग रूढ़ शब्द। ठीक है, रूढ़ शब्द क्या होते हैं, जैसे नाक, नाक, नाक में अगर ना और का को काट दोगे, ना और का को काट के अलग कर दोगे, तो क्या इनका कोई अर्थ निकलेगा, नहीं निकलेगा। ठीक, तो ऐसे शब्द जिनका खंड सार्थक नहीं होते क्या होते हैं, रूढ़ शब्द होते हैं। यौगिक शब्द क्या होते हैं, यौगिक शब्द दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं जिनके खंड सार्थक होते हैं। जैसे विद्यालय, विद्या और आलय दोनों सार्थक शब्द हैं। क्या है, विद्या और आलय दोनों क्या हैं, सार्थक शब्द हैं। दुर्जन, सुयस, दूध वाला, दूध वाला, ये सब क्या हैं, इनका यौगिक शब्द हैं। इनको अगर तोड़ दिया जाए तो इनका कुछ न कुछ अर्थ निकलेगा। ठीक है, रूढ़ शब्दों में उपसर्ग या प्रत्यय तथा दूसरे शब्दों के मिलने से यौगिक शब्द का निर्माण होता है। अब इसमें रूढ़ शब्द में क्या हो गया, उपसर्ग लग जाए या प्रत्यय लग जाए या दूसरा शब्द कोई जुड़ जाए तो उससे क्या होगा, यौगिक शब्दों का निर्माण हो गया। संकर शब्द क्या होते हैं, दो अलग अलग भाषाओं के योग से बने शब्दों को संकर शब्द कहते हैं। जैसे टिकट घर, टिकट घर। अब देखो टिकट घर, संकर क्या होता है, संकर प्रजाति होती है ना, हाइब्रिड, हाइब्रिड मतलब किन्हीं दो प्रजातियों का जो मिलन होता है, ऐसे ही दो भाषाओं का मिलन जब होगा संकर हो। जैसे टिकट क्या हुआ, टिकट घर, टिकट घर में क्या है, टिकट इंग्लिश है और घर क्या है, हिंदी है, तो टिकट घर संकर शब्द हो गया। ठीक, देशज शब्द होता है वे जिनकी उत्पत्ति का आज तक पता नहीं चला, मतलब कहाँ से आए कहाँ गए कुछ नहीं। जैसे हमने बोल दिया, जैसे लोटा बाटा, लाठी, यार इन सब का कहीं जिक्र पाते हो आप। लेकिन हाँ, आप गाँव में चले जाएंगे, किसी लोकल एरिया में चले जाएंगे तो आप ऐसे बहुत वर्ड सुनेंगे जो आप
कहीं ना पढ़े हैं ना सुने हैं। ये सब क्या है, देशज है, इनकी उत्पत्ति का कहीं पता नहीं, मतलब लोग अपना बोल रहे हैं, जी रहे हैं ज़िंदगी बोल के। विदेशज शब्द, विदेशी भाषा के वह शब्द जिनका प्रयोग हम हिंदी में करते हैं, जैसे दुकान, मकान, दुआ, किताब, बाजार, अखबार, ये सब क्या हैं, अरबी फारसी शब्द हैं। चाय, चीनी, चाउमीन, चीनी भाषा के शब्द हैं। चा से चीन, और चीन से चाय हो गया, चीन से चीनी हो गई, चीन से चाउमीन हो गई, ये सब क्या है, क्या है, विदेशी। कैंची, चाकू, दरोगा, अब तुर्की वाले थे भाई, तुर्की दरोगा, ये सब खतरनाक वाला काम किसने किया, तुर्की ने। तो कैंची हो गया काटने वाला, चाकू हो गया काटने वाला, दरोगा मारने वाला, ये सब किसने किया, तुर्की ने। ये सब किस भाषा के शब्द हैं, तुर्की के। अलमारी हो गया, बाल्टी हो गया, बर्तन हो गया, काजू हो गया, गमला हो गया, तो ये कहाँ, पुर्तगाल वाले आए थे, इनको ज़्यादा चिंता थी। पहले भारत में सबसे पहले यही आए ना, तो इन्होंने सारी व्यवस्था कर दी, घर की जितनी व्यवस्थाएं, अलमारी, बाल्टी, बर्तन, काजू, गमला, ये सारी चीज़ें पुर्तगाल वाले किए, तो इनको ये सब पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। ऐसे याद करेंगे आप, ऐसा नहीं उन्होंने ऐसा किया था, बस आपको मैं एक तरीका बता रहा हूँ। जापान में रिक्शा और फानूस, ठीक, जापानी भाषा के शब्द हैं। होटल और कारतूस, कारतूस एक वो आती है ना, तम्बाकू, तो फ्रांस वाले तम्बाकू खाते थे, तो कारतूस शब्द वहीं का है, मतलब गोला भी मारते थे, ठीक। अब बहुब्रीहि समास के उदाहरण, समस्त समास योग रूढ़ शब्द के अंतर्गत आते हैं, ठीक। एक चीज़ याद करेंगे, योग रूढ़ के अंतर्गत जितने भी बहुब्रीहि समास होता क्या है, बहुब्रीहि समास जैसे लंबोदर, किसी तीसरा अर्थ चुनने के लिए किसी तीसरे को संबोधित किया जाए, वो क्या हो गया, बहुब्रीहि समास हो गया, ठीक। गिरधारी श्री कृष्ण को संबोधित किया जा रहा है, लंबोदर गणेश भगवान को संबोधित किया जा रहा है, तो ये सारे जो होते हैं ऐसे टाइप के जो होते हैं सब, वे क्या होते हैं, बहुब्रीहि समास होते हैं। आगे चलते हैं। संधि कितने प्रकार की होती है, 3, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, ठीक। तो जो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या बोलते हैं, स्वर संधि होते हैं। जैसे स्वर संधि के 5 भेद हैं, आगे हम पढ़ेंगे। व्यंजन संधि होते हैं स्वर प्लस व्यंजन, व्यंजन प्लस स्वर, या व्यंजन प्लस व्यंजन के संयोग से जो व्यंजन संधि। विसर्ग संधि, विसर्ग लगा के जो बनता है विसर्ग संधि। अन्य प्रकार के, इसका अन्य कोई प्रकार नहीं होता, एक ही होते हैं, अपनी अकेले ही करें प्रयास नहीं करें भाई, हमें किसी और की जरूरत नहीं है, हम हैं जो हैं संयोग से, ठीक है। मनः धन मिलास पा भिलासा, मनः धन, तो ये देखो मनोभिलासा, मन योग, मनोयोग, ठीक, इससे हो गई हमारी विसर्ग संधि। जिस पर्ण में परिवर्तन हो उसके आधार पर संधि का नामकरण होता है। परिणाम के आधार पर संधि 5 नामकरण हो, जैसे परिणाम, बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, दीर्घ स्वर संधि है। ए ओ अर गुण संधि है। अय औ वृद्धि संधि है। या रा लावा यण संधि। अय आय औ आया संधि। स्वर संधि, स्वर विचरण व्यंजन विसर्ग संधि की पहचान, जैसे रविंद्र है, रवि धन इंद्र, वी धन इंद्र, ई धन ई, क्या हुआ, ई और मिल के क्या हो गया, बड़ी, परिवर्तन में स्वर में परिवर्तन संबंधी, तो ये क्या हो गई, स्वर संधि। दिगंतर, दिक धन अंतर, दिक धन अंतर, का अवा मिल के क्या हो गए, गा हो गए। व्यंजन रस में व्यंजन परिवर्तन होगा, क्योंकि का से गा हुआ, का से गा हुआ, तो क्या हुआ, व्यंजन में हो गया। मनोविराम, मना धन विराम, विसर्ग संधि में परिवर्तन होगा, तो क्या होगा, विसर्ग संधि हो गया। संधि विच्छेद करते समय नियमों के साथ साथ अर्थ, शब्द आदि की ध्यान रखना आवश्यक है, ठीक। स्वर संधि के 5 भेद हैं। दीर्घ स्वर संधि, स्वर संधि के 5 प्रकार। दीर्घ स्वर संधि, जब छोटा, छोटी, बड़ा उरी के बाद समान स्वर, छोटा, छोटी, छोटा उरी आए तो दोनों मिलकर जैसे देखो यहाँ पे, छोटा प्लस छोटा कितना हो गया, बड़ा, छोटी प्लस छोटी बड़ी, छोटाऊ प्लस छोटाऊ बड़ाऊ, तो हो गए हमारे स्वर संधि। जैसे देखो शरणालय, शरण धलालय, ठीक। अब सा हस्व है, आ जोड़ के सा हो गया, रा हस्व है, आ जोड़ के रा हो गया, रा, तो ये सब जोड़ के देखो इसमें आ मिल के आ मिल रहे हैं, तो क्या हो गए हमारे दीर्घ स्वर संधि हो गए। तो इस प्रकार के जो फार्मूला यूज होता है वो दीर्घ संधि। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, हिमालय है, हिमधनालय, दंत धनावली, दंतावली, वृक्ष धनावली, वृक्षावली, क्रम धनांक, कीट धनाणु, कीटाणु, प्रक्षेप धनास, प्रक्षेपास, विद्युत धनोदय, विद्युदय, छात्र धनाज, छात्रादि, रेखा धनांकित, रेखांकित, वर्ण धनाकार, वर्णाकार, रत्न धनाकार, रत्नाकार, नदी धनीस, नदीस, कवि धनीस, कवीस, ठीक।
ये चीज़ हो गई हमारे दीर्घ स्वर संधि। ठीक, मुक्तावली, मुक्त धनावली, मुक्तावली, ये ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो हमारे दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत आते हैं। प्रतीक्षा, प्रतिधनिच्छा, ठीक, ऐसे आप एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, इसमें बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। मेन जो सूत्र था आपको बता दिया गया। आप इसको जो है हमारी यूपी एग्जाम वाला जो ऐप है उस पर जाएंगे, आपको ये PDF वहाँ पर मिल जाएगी, फ्री ऑफ कास्ट है। आप उस पर एक बार सरसरी निगाह से देखेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें वहाँ मिल जाएंगी और समझ में भी आ जाएंगी। जो चीज़ें काम की हम आपको समझाते हुए चल रहा हूँ, ये सब बस वही बताया गया। ठीक है, इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा सर। ठीक, अच्छा, अब दीर्घ स्वर संधि की कुछ अपवाद हैं, जैसे सक धन अंधो, सकंधो। अब देखो आ और आ मिलकर क्या होना चाहिए, सकांधो होना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या, सकंधो। नियमानुसार सकांधो होना चाहिए था। कुल धन अता, कुलता, नियमानुसार कुलाता होना चाहिए था। तो ये हमारे दो क्या हैं, अपवाद हैं। ठीक, गुण स्वर संधि। अब गुण स्वर संधि में क्या होता है कि जैसे छोटा और बड़ा में ई और ई मिली क्या हुई, अ हो गया। छोटा बड़ा में ऊ और बड़ा ऊ मिले तो ओ हो गया। छोटा या बड़ा में डी मिले तो क्या हुई, अर हो गया। तो अ छोटा या बड़ा के बाद ई बड़ी आए तो अ, छोटा ऊ बड़ा ऊ आए तो ओ, और री आए तो अर हो जाता है। ये सब क्या हमारी गुण संधि है। तो अब इस फार्मूले को आपको याद रखना है और आगे यूज करता रहना। जैसे रमेश, रमेश में इसका संधि विच्छेद करेंगे, रमा धन ईस, रमा धन ईस। ठीक, ये क्या है, बड़ा। ठीक, और ये क्या है, बड़ी। तो बड़ा बड़ी मिले तो क्या हो गए, ए हुआ, तो इस क्या हो गया, रमेश हो गया। ठीक, समझ में आया। तो रमाधन इस क्या हो गया, रमेश हो गया। इसी प्रकार महाधन उदय, बड़ा और ऊ मिलकर क्या हो गया, ओ हो गया, तो हो गया महोदय। महाधनुर्मी, बड़ा ऊ मिलकर क्या हो गया, ओ महोर्मी। तो ये सब क्या हो गए, गुण संधि के उदाहरण हो गए। ऐसे दिनेश, दीन धनीश, आ और मिलकर क्या हो गए, दिनेश हो गए। सरधनीश, सुरधनीश, आ और मिलकर क्या हो गए, ये हो गए। तो गुण संधि के उदाहरण हो गए। ठीक, ऐसे ही महाधनेन्द्र, बड़ा और मिलकर ए हो गए तो महेंद्र हो गया। ठीक, रमाधनी, रमाधनी, राम आधनी मिलकर क्या हो गए, ए हो गए तो रमेश हो गया। तो आप गुण संधि में क्या सीखे, छोटा आया या बड़ा आ के बाद, छोटी बड़ी आए तो ए, छोटा ऊ बड़ा ऊ आए तो ओ, और री आए तो अर हो जाता है। तो ये क्या हमारी गुण संधि हो गए। तो दो चीज़ हमने पढ़ लिया, दीर्घ संधि और गुण संधि। ठीक, अब गुण संधि के कुछ अपवाद हैं, इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। यण संधि, यण संधि क्या होती है, छोटी या ई या बड़ी, छोटा ऊ या बड़ा ऊ या री के बाद असमान स्वर। असमान स्वर मतलब छोटा ई और बड़ा ई के अलावा, छोटा ऊ और बड़ा ऊ के अलावा, री के अलावा कोई आए तो या हो जाता है, ई का या, ऊ का वा, ठीक, और री का रा हो जाता है। ठीक, जैसे देखो रीत्यानुसार। ठीक, ई और आप मिलके क्या हो गए, या हो गए। स्वागत, स्वागत का संधि विच्छेद करेंगे, सुधन आगत, ऊ और बड़ा मिलके क्या हो गए, वाह हो गए। तो या ई आया तो या, ऊ आया तो वाह, री आया तो रा हो गया। इस प्रकार आप देख लेंगे इसको सारे एग्जाम्पल। यद्यपि, यदि धन आ, यद धन अपि, ई और आ मिलके या हुआ। नधु धनर्मी, नदी धनुर्मी, नधुर्मी। ठीक, मात्रांश, मात्र धनंश, प्रत्यक्ष प्रतिधनच, ई और आ मिलके या हो गए। परियंग, परिधनंग, ई और मिलके आ हो गए। तो इस प्रकार से हम जो है इसको यण संधि को पढ़ सकते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। वृद्धि स्वर संधि। अच्छा, आप एक चीज़ देखते होंगे, आप दीर्घ संधि और वृद्धि स्वर संधि में कंफ्यूज रहते होंगे। ठीक, तो दीर्घ संधि हमने पढ़ा, वृद्धि संधि को देखिएगा, छोटा या बड़ा या के बाद ए और अ आए तो कौन सा लिया जाएगा, बड़ा वाला अ। छोटा या बड़ा आए के बाद ओ और आ आए तो कौन सा लिया जाएगा, बड़ा ओ। तो वृद्धि संधि होगी बड़ा वाला। तो छोटा या बड़ा के बाद ए और आय में से कोई आए तो आय होगा। ठीक, छोटा है बड़ा के बाद ओ और ओ में से कौन आए तो अ हो गया। जैसे महयो, महाधन एव, आ और ए मिलके क्या हो गया, अय हो गया। दैवर्ष, देवधन अय मिलके क्या हो गया, अय हो गया। जलौध, जलधन औध मिलके क्या हो गया, अ हो गया।
सदैव, सदा धन एव मिलकर क्या हो गया, अय हो गया। तो ऐसे छोटा या बड़ा के बाद ए और अय आए तो अय होगा, छोटा बड़ा के बाद ओ और आए तो अ होगा। तो ये हमारी क्या हो गई, वृद्धि धन। एक का एक, जैसे पूछता है एक का एक क्या है, कौन सा है, दीर्घ है वृद्धि है, तो आप क्या मानेंगे, एक धन एक, आ धन ए, अय का एक, यथा यथैव, वन औषध, वन धन औषध, वन आ और आओ मिलकर क्या हो गया, वन औषध। किसका उदाहरण, वृद्धि संधि का, एकदम बिल्कुल। महाधन औदार्य, महोदार्य, किसका उदाहरण, वृद्धि संधि का। तेयोधन, महाधन औज, महाधन ओज, महा और ओ, आ मैंने बोला था क्या है, ओ या बड़ा औ आए तो हम क्या लेंगे, औ, महौज। ठीक, ये हो गया हमारा। आगे चलते हैं, तुम्हारा वृद्धि संधि हो गई। ऐसे प्रतिज्ञा, प्रतिधन, ई और बड़ा या मिलके या, तो ये सारी चीज़ें हो गई। ऊ और बड़ा ऊ का समान स्वर आए तो उआ, री का है तो रा। ये सारे एग्जाम्पल आज पढ़ने। यह संधि के अपवाद हैं, जैसे पू और इत्र। यह संधि के अनुसार पित्र होना चाहिए था, लेकिन पू इत्र मिलकर क्या हो गया, पवित्र। अयाधि संधि हो गई, पवित्र। औ जैसे यण था तो यण में क्या हो रहा था, या वा रा। अब अयाद में भी देखेंगे तो क्या होगा, अयाद में जस्ट थोड़ा सा डिफरेंस है। आगे चलते हैं, देखते हैं। अयाद संधि, ये के बाद अन्य स्वर आए तो अय, अय के बाद अन्य स्वर आए तो आए, ओ के बाद अन्य स्वर आए तो आओ, आओ के बाद अन्य स्वर आए तो आओ। तो यहाँ ए अय ओ औ, ए से अय से आय, ओ से औ से आओ हो जाता है। कब, ए के बाद अन्य स्वर आए, अय के बाद अन्य स्वर आए, ओ के बाद अन्य स्वर आए और आओ के बाद अन्य स्वर आए। तो ए का अय का आओ, ओ का आओ का आओ हो जाता है। ये हमारे क्या है, अयाद से। जैसे एग्जांपल दीजिए, नयन, नयन देखते हैं। नयन में इसका हम तोड़ेंगे जब, ना धना या ना, ठीक। आ और या मिलके क्या हो गए, आ और या मिलके क्या हो गए, ए हो गए, ए हो गए। तो ने धन अन, ए और आ मिलके क्या हो गए, या हो गए, अय, नायन। चे धन, ए और आ मिलके क्या हो गए, अय, पो धनन, पो ओ धन आ मिलके क्या हो गए, आओ, पाव धनन, पाव धनन, आओ और आ मिलके हो गए पावन। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेगा, ये अयाद संधि हो गई। ठीक, तो विधायक के सारे एग्जाम्पल हैं, आप इसको एक बार जल्दी कर लीजिएगा। तो हमारी पांचों संधि की क्या हो गई, स्वर की पांचों संधि खत्म हो गई। अब हम व्यंजन संधि की बात करते हैं। हाँ, इसकी पीडीएफ आपको पढ़ना है तो आप हमारे एग्जाम यूपी एग्जाम वाले चैनल पे जाएंगे, वहाँ पे एप्लीकेशन जो प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद आपको हिंदी के वहाँ पे पीडीएफ मिलेंगे, उसमें ये पीडीएफ पड़ी हुई है, आप वहाँ से जाके एक बार पढ़ सकते हैं। क्योंकि एक बार मैं आपको चीज़ों को सतरी निकाल से करा दे रहा हूँ, एक बार आप पढ़ लेंगे तो आपके हिंदी क्वेश्चन कहीं से भी छूटने वाले नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। व्यंजन संधि, व्यंजन के बाद किसी स्वर या व्यंजन के आने से उस व्यंजन में जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहलाते हैं। व्यंजन संधि के नियम, जैसे ता वर्ग है, ता था ता धना के बाद ला आए तो क्या हो जाएगा, पहले वर्ण आने वाले वर्ण के स्थान पर ला हो। जैसे उत धन लेख, उत धन लेख, ता का क्या हो गया, उत धन लेख, उल्लेख। उत धन लास क्या हो गया, उल्लास। तत् धन लीन क्या हो गया, तल्लीन। तो क्या हो गए, लत व्यंजन संधि हो गई। ठीक, जब ता वर्ग के बाद ला आए तो पहले आने वाले वर्ग के स्थान पर ला हो जाता। उत धन लेख, उल्लेख, उत धन लास, उल्लास, उतत धन लीन, तल्लीन। ठीक, अच्युत व्यंजन संधि, अच्युत व्यंजन संधि सकार सा ता वर्ग, ता था दाना अंतिम वर्ण, तालव्य सा चा वर्ग दूसरे शब्द का प्रथम। ये सारी अच्युत व्यंजन, इसको आप पढ़ लीजिएगा। प्लुत व्यंजन ध्वनि क्या है, ये सारी चीज़ें आप एक बार पढ़ लेंगे तो पूछो। वैसे व्यंजन संधि में सीधा सीधा पूछता है, जैसे दिग्गज का हो गया, दिक्क धन गज, ऐसे ही जैसे सकार प्लुत व्यंजन संधि में सकार ता वर्ग ता था दाना, खष्टी सा ता वर्ग ता था दाना मिलते हैं तो हमारा सकार ए वाला हो जाता है और टा वर्ग हो जाता है। ठीक, जैसे सत धन टीका, सत धन टीका, तो सत टीका, टा का टा हो गया। तो हमारे अच्युत व्यंजन संधि हो गई, प्लुत व्यंजन संधि हो गई, जसत व्यंजन संधि हो गई। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, इसको आप बस एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, आपका काम हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। जैसे वाक धनधारा, जैसे का तीसरा, ता वर्ग आ रहा है, का वर्ग आ रहा है, तो इसका का तीसरा वर्ग हो गया। ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेंगे एक बार तो आपका हो जाएगा। विसर्ग संधि, आ और अंगा के स्थान पे
आ और आ के स्थान पर हो। यदि विसर्ग के पहले आ स्वर और आगे आ स्वर अथवा कोई सघोष व्यंजन किसी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण या रा लावा हा में से कोई वर्ण आए तो आ विसर्ग आ को ओ हो जाता है। जैसे मनाधन योग, मनाधन योग तो मनोयोग, समा तमाधन गुण तमोगुण, वयाधन वृद्ध वयोवृद्ध। ये सारे एग्जाम्पल आप पढ़ लेंगे एक बार, तो आपको क्योंकि वहाँ पे एग्जाम्पल ही पूछा जाएगा तो एक बार आपको शास्त्रीय निगाह से आइडिया लग जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। विसर्ग का लोप और पूर्व स्वर दीर्घ, जैसे निरोग, निरोग निह धन रोग, तो निह धन रोग का क्या हो गया निरोग। यदि विसर्ग के पहले रा व्यंजन हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है और उसके पहले का हस्व दीर्घ हो जाता है। ठीक, जैसे निह धन रोग निरोग, निह धन रव नीरव, निह धन रज नीरज, निह धन रस नीरस। ठीक है, यदि विसर्ग के पहले आ या बड़ा स्वर और बाद में कोई भिन्न स्वर आए तो विसर्ग का लोप हो जाए। अतः, जैसे अतः धन एव अतएव, नमः धनकार नमस्कार, दुह धनकार पुरस्कार, आह धनकार भास्कर, बाह धनकर भास्कर। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेंगे। जैसे दुर्वासना, दुह धन वासना, विसर्ग में का रा हो जाता है। यदि विसर्ग के बाद छोटा या बड़ा से भिन्न स्वर आए और विसर्ग के बाद किसी स्वर किसी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण या रा लावा हा में से कोई वर्ण आए तो विसर्ग रा में परिवर्तित हो जाता है। दु वासना दुर्वासना, नि बल निर्बल, दुह आशा दुराशा, ये सारी चीज़ें हो गई। तो हो गई हमारी विसर्जन। यदि विसर्ग में कोई परिवर्तन ना हो, यदि विसर्ग के बाद बड़ा सा खष्टी सा छोटा सा में से कोई व्यंजन आए तो विसर्ग यथावत बनाया जाता है। विसर्ग आने के बाद व्यंजन का रूप लेता है। दुह धन सह दुस्सह, निह धन संकोच निसंकोच, दुह धन शासन दुशासन। तो विसर्ग एटीट्यूड बना रहता है ऐसे केस में। ठीक, अच्छा, विसर्ग का सा हा में परिवर्तन कब होता है? ऐसे तो बना रहता है, आप वास्तव देखिए। यदि विसर्ग के बाद चा व्यंजन हो तो विसर्ग का सा टा ठा व्यंजन हो तो सा, चा छा हो तो सा, टा ठा व्यंजन हो तो सा, ता था व्यंजन हो तो सा हो जाता है। जैसे दुह चक्र दुष्चक्र, निश्चय निश्चय, धनु टंकार धनुष टंकार, निष्ठुर निष्ठुर। तो इसको आप पढ़ लेंगे एक बार, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक, अब कल हम आप लोगों को अगला जो वीडियो हमारा होगा यहीं से स्टार्ट होगा। आज तक के लिए इतना ही, आप लोग इसको पढ़िए। ठीक है, बार बार वीडियो को देखिए। जो चीज़ें समझ में ना आया आप हमारे यूपी एग्ज़ाम वाले ऐप पे जाइए। ठीक, वहाँ इसकी PDF यूपी एग्ज़ाम वाले ऐप पे जाइए, यहाँ पे उसकी PDF मिल जाएगी। आप उसको एक बार पढ़ लेंगे तो आपका 25 पेज 103 में से 125 पेज आपका क्लियर हो जाएगा। हम आपके 3 से 4 वीडियो में पूरे का पूरा हिंदी ख़त्म कर देंगे। धन्यवाद।